चांद झांकता है जैसे झील के पानी में, वैसे ही मन झांकता है अतीत के तल में। ये जो नदी बल खाती हुई लहराती हुई सड़क के साथ साथ जा रही है ना, जब आगे मोड़ आएगा तो नदी अलग मुड़ जाएगी और सड़क अलग। बस इस नदी के किनारे आगे जाकर हमारा गांव है। बिल्कुल इस नदी के साथ लगती हमारी ज़मीन है, लहलहाती हुई फसलें हैं और हंसती रुलाती यादें हैं। तभी मैंने कहा था ना कि चांद झांकता है जैसे झील के पानी में और मन झांकता है अतीत की परछाई में। जब जब बस इस रास्ते पर चलती है, मैं सड़क की बजाय नदी के साथ बहते बहते अपने गांव पहुंच जाता हूँ। पता नहीं गांव और गांव की यादें मेरे अंदर इतने गहरे क्यों बसी हुई हैं। अपने अपने मन और स्वभाव की बात होती है। अब मेरे भाइयों को ही ले लो, उन्होंने अपने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी, शहर में कोठियाँ बना ली, प्लॉट खरीद लिए और कई कंपनियों के शेयर भी। उन्होंने और सगे संबंधियों ने ज़मीन ना बेचने पर मुझे एकदम बेवकूफ़ करार दिया। जैसा ज़माना जा रहा है उसके मुताबिक वो शायद ठीक ही कहते होंगे। आप भी शायद उनसे ही सहमत होंगे, पर मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, अंदर तक, कहीं बहुत गहरे। फिर मैंने कहा भी था कि अपने अपने मन और स्वभाव की बात होती है कि नहीं। वैसे कई बार मैंने अपने मन को टटोला है ये जानने के लिए कि राजधानी में बस जाने के बावजूद ये गांव मेरे मन में कैसे बसा हुआ है। इस पर महानगर का रंग क्यों नहीं चढ़ पाया अब तक। मन की परतें हटाते हटाते एक दृश्य साफ साफ आंखों के सामने उतर आया है। मैं एक बीमार शख्स के सिरहाने धकियाते हुए खड़ा कर दिया गया हूँ। ये शख्स कातर निगाहों से मेरी ओर देख रहा है, आंखों में आंसू झर रहे हैं और वो मेरा हाथ पकड़कर कहता है, बेटे मैं अब बचूंगा नहीं, तुम गांव आते रहना। मेरी बात पक्की तरह गांठ बांध लो, गांव आते रहना। ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन माँ की तरह होती है, लेती कुछ नहीं, हमेशा कुछ न कुछ देती ही है। वो शख्स मेरा बाप था। इतना मंत्र कान में फूंक कर गुजर गया। तब से मैं गांव जाने लगा, कच्ची पगडंडी पर कभी गिरते कभी उठते सीख गया गांव पहुंचना। गांव में हमारी हवेली है, जितनी पुरानी हवेली है उतना ही बूढ़ा नौकर है, क्योंकि बचपन से ही मैं दोनों को एक साथ देखता आया हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हवेली में जाऊं और वो नौकर वहाँ ना मिले। हाँ, सदा से दोनों ऐसे नहीं थे। हवेली के दिन भी फिरते रहे हैं और नौकर के भी। हमारी हवेली में एक नीम का पेड़ भी है, घनी छाया देने वाला नीम का पेड़। कई दुख भरी दोपहरियाँ मैंने उस नीम के पेड़ की छाया में बिताई हैं। ऐसी ही एक दुख भरी दोपहरी में मैंने अपने बुजुर्ग समान नौकर से कहा था, मैं भी अपने हिस्से की ज़मीन बेच डालूंगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर निकले थे, बरसों पहले जैसे मेरे बाप की आंखों से बहे थे। उन आंखों की बेबसी तब मेरे सामने आई थी। उसने कहा था, ना बेटे, ज़मीन माँ की तरह होती है, लेती कुछ नहीं, हमेशा कुछ न कुछ देती ही है। और वो शख्स उस पाठ में बरसों बाद कुछ नई बातें जोड़ते हुए कह रहा था, बेटा तुम्हारे पुरखों ने इस ज़मीन जायदाद के लिए
अपनी जिंदगियों से भी लंबे मुकदमे लड़े, और तुम एक फूंक मारकर उन भले मानसों का नाम ही गांव से मिटाने वाले हो। पुरखों के नाम की निशानी तो रख लो। उन आँखों में, उन आंसुओं में, उन लफ्ज़ों में ऐसा कुछ था कि मैं फिर ज़मीन बेचने की हिम्मत नहीं बटोर पाया। पर देखा जाए तो सड़क और नदी के बीच बंटकर रह गया। अब आप मेरे गांव और नौकर को तो जान ही चुके हैं, हवेली के बारे में भी बता चुका हूँ। आप उसकी बहू के बारे में नहीं जानना चाहेंगे? यूँ तो उसकी बहू में आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है, पर सारा गांव उसे जादूगरनी के रूप में जानता है। अब जादूगरनी के बारे में जानने की उत्सुकता किसे नहीं होती। मैं भी जब गांव जाता हूँ तो सबसे पहले उसी के बारे में पूछता हूँ, जादूगरनी कहाँ है, आजकल किस पर अपना जादू चला रही है। वैसे तो जब वो नई नवेली दुल्हन बनी थी तब उसकी डोली हवेली में ही उतरी थी। छम छम करती वो हवेली के आंगन में आई थी। उसके रूप रंग के आगे हमारे नौकर का अधपगला बेटा एकदम फीका पड़ गया था। आस पड़ोस के घरों की औरतें भी दांतों तले उंगली दबाकर रह गई थीं। और ये सवाल आते आते रुक गया कि ऐसी गोरी चिट्टी लड़की इस अधपगले लड़के के पल्ले आखिर कैसे बांधी इसके मायके वालों ने। माँ बाप की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी। नई नवेली दुल्हन का नाम स्वर्णी था। स्वर्णी में कुछ ऐसा जादू था, उसकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि जो देखता उसके बुलावे को अनसुना नहीं कर सकता था। छोटे से गांव में उसकी चर्चा जल्दी ही फैलती चली गई। औरतें उसे जादूगरनी पुकारने लगी और गांव भर के लोग उसका असली नाम भूलते गए। स्वर्णी ने अपने पहले बच्चे को वक्त से पहले जन्म दिया था। तब उस सवाल का जवाब सबको मिल गया कि गोरी चिट्टी लड़की अधपगले लड़के के पल्ले बांधने में आखिर माँ बाप की क्या मजबूरी रही होगी। नौकर का बेटा अधपगला ही सही, पर इस बात को मंजूर ना कर सका। बार बार दिन रात उसके दिमाग में यही बात घूमने लगी। अंदर ही अंदर घुलने लगा वो, और उसकी देह काया ऐसे घुलने लगी जैसे देखते ही देखते कोई मोमबत्ती पिघलती जाती है। उन्हीं दिनों हमारे नौकर की बहन का बेटा शहर में कोई कोर्स करने आया, तो उसने हवेली में मामा के पास ठिकाना बना लिया। बस जादूगरनी का जादू उस पढ़े लिखे नौजवान पर चल गया। वो उसे कभी कभार शहर सिनेमा दिखाने साइकिल पर बैठाकर ले जाता, कभी उसके लिए कोई मनपसंद मिठाई छुपा कर ले आता। पर ऐसे छुपा छुपी के खेल कभी छुपते हैं भला? कहते हैं ना, प्यार और प्याज की खुशबू देर तक छुपी नहीं रहती। नौकर के अधपगले बेटे का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। कैसा भुलक्कड़ हूँ, बात कहे जा रहा हूँ और नाम याद नहीं आ रहा। कुछ भला सा उसका नाम था। हाँ, याद आया, उसका नाम जोड़ा है। जोड़ा इसलिए कि हमारे नौकर के जुड़वा बच्चे हुए थे। सो नामकरण के लिए किसी पंडित के पास ना जाकर उसने लड़के को जोड़ा और लड़की को जोड़ी पुकारना शुरू कर दिया था। लड़के को अधपगला बनाने में वो अपनी पत्नी का कसूर मानता था। उसका कहना था कि वो भली मानस उसे गोदी में लिए हुए किसी पीर के ऊपर से गुजर गई थी। यूं किसने देखा था और कौन जानता था कि इन बातों में कोई दम होता भी है या नहीं। खैर, गड़े मुर्दे उखाड़ने का अब क्या लाभ। जोड़ा अधपगला था, पूरा पागल नहीं, इसलिए ना समझते हुए भी बहुत कुछ समझता था। उसकी देह इतनी मजबूत थी कि बोरी उठाकर दौड़ पड़ता। शादी हुई तो खुशी में स्वर्णी को शहर ले गया घुमाने, फिल्म दिखाई और नए जोड़े ने रंगीन फोटो भी खिंचवाई। पर उसे
वक्त से पहले बच्चे का बाप बनाकर हम उम्रों में मजाक का पात्र बना दिया और उस गुस्से को भड़का रही थी मामा के पास आए लड़के की अपनी ब्याहता के साथ प्रेम लीला की दंत कथा। एक रोज दोपहर को जोड़ा घास फूस की गांठ लेकर घर आया तो खुले दरवाजे से अपने कमरे तक आते ही सन्न रह गया। जो सुनता आया था वो एकदम सच होकर नजरों के सामने आ गया था। गुस्से में उसकी देह कांपने लगी थी, हाथ में पकड़ी दराती नीचे गिर पड़ी। कहते हैं प्रेम अंधा होता है, वो कोई रिश्ता कोई बंधन नहीं मानता, नहीं देखता राह में किसी रुकावट को। स्वर्णी ने दराती उठाकर बुत बने जोड़े के सिर पर दे मारी और बच्चे को गोदी में उठाए मायके पहुंच गई। पीछे से जोड़ा पूरा पागल हो गया। स्वर्णी की लाल जोड़े वाली चुन्नी, ब्याह के बाद खिंचवाई फोटो और कुछ चूड़ियों के टुकड़े उठाए और गांव भर में डोलने लगा। सबसे पूछता एक ही बात, स्वर्णी देखी क्या? स्वर्णी का पता है तुम्हें? सिर पर टांके लगे थे जो वक्त के साथ धीरे धीरे भर गए। जख्म तो ठीक हो गया पर जोड़ा जमींदार के पास काम पर ना लौटा। बस हवेली की छत पर चढ़कर गांव की ओर आने वाली हर पगडंडी को देखता रहता कि कहीं स्वर्णी तो नहीं आ रही। हमारे खेतों में बरसों से हल चलाने वाला दर्शन हमारे नौकर का सबसे करीबी दोस्त बन गया था। हवेली में जोड़ा कोई उधम ना मचा दे इसलिए वो वहीं सोने लग गया था। उसके कौन से बच्चे रोते थे? उसने शादी ही नहीं की थी और अब शादी की उम्र रही भी नहीं। जोड़ा कभी कभार मौका लगने पर बाप पर हाथ उठा देता था अपने पागलपन में, और ऐसे में काबू करता तो दर्शन ही। दर्शन बीच बचाव करके स्वर्णी को मायके से लौटा लाया, पर खुद भी हवेली में जोड़े के आतंक और पागलपन की दुहाई देकर डटा रहा। इस बार स्वर्णी का व्यवहार कुछ बदला सा था। गृहस्थन की तरह चौका बर्तन करती, घर बुहारती, पर जोड़ा कुछ भी नहीं बदला था। हाँ, उसने फोटो घर में रख दी थी और चुन्नी कहीं फेंक दी थी। बस घास फूस की गांठ ला देता और बच्चे को थोड़ा घुमा देता। स्वर्णी इस हाल में भी बहुत खुश थी। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे हर कोई जानना चाहता था। दर्शन नौकर को न केवल चूल्हे चौके का खर्च देने लगा, बल्कि किसी किसी रात वो दोनों शराब भी पीते और गाने भी गाते। हवेली जैसे खिल सी उठती, नशे में झूमने लगती। एक सुबह दर्शन चारपाई से नहीं उठा, सोया तो सोया ही रह गया। उस रोज जब मैं हवेली गया तो स्वर्णी लोक लाज तज कर मेरे सीने से चिपक कर फपक फपक कर रोने लगी और धीरे धीरे बुदबुदाती रही, मैं लुट गई, मैं अब कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। उस रोज मैं भी बुत बना खड़ा रह गया था। स्वर्णी की खुशी और गमों का राज खुल गया था। दर्शन का हवेली में ही टिके रहना भी समझ में आ गया था साफ साफ। चूल्हे चौके से लेकर शराब पिलाने तक का खर्च उठाना दर्शन के लिए कोई महंगा सौदा नहीं था। दर्शन की मौत के बाद स्वर्णी ने एक बच्ची को जन्म दिया था और लोगों का कहना था कि बच्ची की शक्ल सूरत बिल्कुल दर्शन पर गई थी। अब जोड़ा अपना गुस्सा स्वर्णी पर निकाल सकता था और मौके बेमौके निकालता भी था। अपने पागलपन में वो सब कुछ भूल गया, लेकिन ये नहीं भूला कि स्वर्णी उसकी पत्नी है। कुछ दिन स्वर्णी और उसका चूल्हा चौका दोनों बुझे बुझे रहे। कुछ दिन नीम के पेड़ से झरते पत्तों की तरह स्वर्णी की आंखों से आंसू झरते रहे। कुछ दिन हवेली उदास रही। गांव वालों का मुंह कौन बंद कर सकता था। आसपास के घरों की औरतें उसे जादूगरनी कहने लगी थीं और पुरानी कहानियों को दोहराकर
अपने जवान बेटों को उसके पास भी न फटकने की सलाह देती थीं। कभी कभी उसके पाँव की मिट्टी उठाकर अपने बेटों पर कोई टोना करती। अपने नए नामकरण से स्वर्णी बेखबर नहीं थी। कभी किसी बच्चे को प्यार से गले लगाना चाहती या गोद में उठाना चाहती और वो बच्चा सहम कर पीछे हट जाता, मुंह फेर लेता, तो वो खिलखिलाती हुई उसकी माँ को सुनाती हुई ये कहने से ना चूकती, अम्मा ने मना किया है ना जादूगरनी के पास आने को। ले देख, मेरे और तेरी अम्मा के हाथों में कोई फर्क है? वही 5-5 उंगलियां हैं, गिन ले। स्वर्णी की इस ललकार के आगे कोई औरत नहीं टिकती थी। कौन मुंह लगे ऐसी बेहया के साथ जिसे अपनी लाज तो है नहीं और दूसरों की उतारने में एक पल लगाती नहीं। नीम के पेड़ के पत्ते नए निकले, हवेली के दिन फिरे। स्वर्णी की उदासी भी झर गई, खिला चेहरा निकल आया। आस पड़ोस में फिर बुदबुदाहट, फुसफुसाहट शुरू हुई। लगता है जादूगरनी का जादू फिर चल गया। उस बार जब गांव गया तो हवेली में कई लोग इकट्ठे हो गए, जैसे वो लोग मेरे आने की राह कई दिनों से तक रहे हों। पहले जब कभी गांव जाता था तो गली में, दुकान पर, खेतों या छोटे बड़े समारोह में ये लोग इक्का दुक्का मिल लेते थे, पुरखों को याद कर लेते या फिर मेरे बच्चों का हाल चाल पूछ लेते। पर उस बार मामला कुछ संगीन लगता था। हम आपसे एक विनती करने आए हैं छोटे लाला जी। वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गांव भर में हमारे बड़े बुजुर्गों को लाला जी कहकर ही पुकारा जाता है। जब से मैं गांव जाने लगा तब से छोटे लाला जी का संबोधन पा गया। कहिए, आप स्वर्णी को हवेली से निकाल दीजिए। उसने हमारा और हमारे बच्चों का जीना दुश्वार कर रखा है। क्या हुआ? हमारी भी तो माँ बहनें हैं। मुंह से कोई बोल को बोल कहते डर लग रहा है। आप लोगों को जो कहना है साफ साफ कहिए, पहेलियां मत बुझाइए। लाला जी, बात ये है कि पर्दे की ओट में तो सब कुछ चलता है, पर खुल्लम खुल्ला कोई बर्दाश्त नहीं करता। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता ना। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि जो कहना है वो साफ साफ कहें, इशारों में नहीं। अब आपसे क्या छुपाना। स्वर्णी पहले दर्शन के सहारे दिन काटती रही, अब उसके भतीजे मुंडू को पकड़ लिया है। हम तो इसकी लीलाएं देखते देखते तंग आ चुके हैं। आप इसे निकाल बाहर करें, नहीं तो हम इसे निकाल बाहर करेंगे। फिर न कहिएगा कि हवेली की शान पर धब्बा लग गया। हाँ, इस तरह मनुहार और चेतावनी एक साथ देते हुए वो लोग धीरे धीरे इसलिए खिसक लिए क्योंकि तब तक स्वर्णी के खेतों से लौटने का वक्त हो गया था। मैं अकेला नीम की झरती पत्तियों के नीचे बैठा रह गया था। क्या करूं, क्या ना करूं की सोच में डूबा हुआ। नीम की पत्तियां झड़ रही थीं। मैं थोड़ी धूप, थोड़ी छांव में बैठा सोच रहा था कि किस मुंह से स्वर्णी को घर छोड़कर जाने को कहूं। ये तो उसके अधपगले ही सही पति का हक है। अपने बुजुर्ग समान नौकर को कुछ कहना भी मुनासिब नहीं था। एक तो बेचारा बेटे के पागलपन से, उसकी अजीबोगरीब हरकतों से वो पहले से ही बहुत दुखी था। ऊपर से उसके जीने का एक छोटा सा सहारा मैं कैसे छीन सकता था उससे। फिर मैं कहूँ तो किसे कहूँ, कैसे कहूँ। इसी सोच में घिरा बैठा था कि घास की गांठ सिर पर और बगल में बच्चे को उठाए स्वर्णी चली आई। अरे लाला जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले ही आया। पानी लाऊं? ना ना, ऐसे ही ठीक है। वो घास की गांठ खोलने में लग गई। मैं मन की गांठें खोलने लगा। कुछ तो कहना ही होगा। स्वर्णी, कुछ ढंग से रहा करो हवेली में। मैं बेढंगी कब से हो गई लाला जी? मैं नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि
हाँ हाँ कह दीजिए, चुप क्यों हो गए आप? कहते कहते नहीं बनता तो फिर सुन कैसे लेते हैं? सुनना तो पड़ता ही है। फिर कह भी दीजिए साफ साफ, तुम्हारा उस मुंडू से क्या रिश्ता है? लोग ये जानना चाहते हैं। आप नहीं जानना चाहेंगे? मान लो मैं भी शामिल हूँ उन लोगों में, फिर तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोग मुझे स्वर्णी नहीं जादूगरनी मानते हैं। ये कहकर वो रोने लगी। कहाँ छुपे थे उसके ये आंसू? मैंने पहले कभी दर्शन की मौत पर उसके आंसू देखे थे। लाला जी, मैं एक गरीब की गोरी चिट्टी बेटी हूँ। कुंवारी थी तो पराए खेतों में घास खोदने जाती थी। जमींदारों के लड़कों की घूरती निगाहों का शिकार हुई। बदनामी से बचने के लिए जोड़े से बांध दी गई। आंख बंद कर मानो कुएं में धक्का दे दिया मेरे निर्दयी बाप ने। फिर आगे की कहानी आपसे छिपी तो नहीं है। क्या था जोड़े में? मैं पढ़ा लिखा वर चाहती थी। जोड़े के मामा के लड़के को देखा तो रहा नहीं गया। उसके लिए जोड़े को छोड़ने को तैयार थी मैं, पर निगोड़ा भाग निकला पल्ला छुड़ाकर। मन मारकर मैं जोड़े के पास फिर लौट आई। आगे क्या हुआ? दर्शन और मेरी उम्र का कोई मेल नहीं था। जोड़ा पगला चुका था। जो कुछ मर्जाद बची थी वो इसी हवेली की दहलीज में माथा टिकाए रखने में बच सकती थी। हवेली के अंदर तो एक भेड़िया था और बाहर की भेड़ियों से मैं बचपन में ही वाकिफ हो चुकी थी। औरत को न ढंग का पति मिले, न घर बार, न पहनने ओढ़ने को कपड़ा, न ढंग का खाना, तो वो क्या करे? वो ऐसे में स्वर्णी नहीं रह जाती, वो जादूगरनी बन जाती है। फिर वो रोती चली गई, जैसे बहुत समय से उसका दिल किसी पत्थर के बोझ से रुका हुआ हो और अचानक पत्थर के हट जाने से वो अपने आप को हल्का महसूस कर रही हो। फिर उसने आंसू पोंछे और कहने लगी, लाला जी, आप ही कहिए, जोड़े के साथ ये पहाड़ जैसी जिंदगी काटी जा सकती है? जानवरों को भी 2-3 दिन घास ना मिले तो रस्सी तोड़ाकर भाग निकलते हैं। फिर मैं तो इंसान हूँ। मुंडू मेरे इस दुख को समझता है तो फिर जोड़े को छोड़ क्यों नहीं देती? हवेली की छत सिर पर चाहिए लाला जी। अभी मुंडू का कोई काम धाम नहीं है। ड्राइवरी सीख रहा है। बस पाँव पर खड़ा होते ही आपकी हवेली भी छोड़ दूंगी मैं। अब उसकी आंखों में आंसू थम चुके थे और उन आंखों में भविष्य के सपने दिखाई दे रहे थे। और मुंडू को तो नहीं छोड़ दोगी आगे? औरत एक बेल होती है लाला जी, जो मजबूत तने वाले पेड़ से सहारा पाते ही उससे लिपट जाती है। उसकी मजबूरी, उसके हालात, उसकी परिस्थितियां उसे जादूगरनी बनाती हैं। और क्या स्वर्णी, और कोई जादूगर उसे अपने बस में करके फिर से औरत बना देता है। वो आँखों को तिरछा कर फिस करके हंसी और फिर घूंघट ओढ़कर काम में लग गई।